ये साल 1980 है। आप और आपका परिवार हाल ही में बने कॉम्प्लेक्स के अंदर एक नए अपार्टमेंट में रहने जा रहे हैं। आप बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इसमें एक एलिवेटर भी है और ये उस एरिया की बाकी सभी पुरानी बिल्डिंग्स की तुलना में काफी मॉडर्न भी है। आपको अपनी चाबियां मिल जाती है और समय के साथ आप अपने परिवार के साथ इस नए घर में बस जाते हैं। लेकिन आपको अंदाजा तक नहीं है कि जल्द ही ये बिल्डिंग आपसे आपका सब कुछ छीन लेगी। ये उन परिवारों के जीवन की सच्ची डरावनी कहानी है जो अपार्टमेंट 85 में रहते थे और उन सभी की मौत हो गई। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में एक नए कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग 7 के अपार्टमेंट 85 में रहने के सिर्फ एक साल बाद एक 18 साल की लड़की, जो कि परिवार की सबसे बड़ी लड़की थी, वो गंभीर रूप से बीमार हो गई। कुछ समय बाद पता चला कि उसे ल्यूकेमिया हुआ है। ल्यूकेमिया एक टाइप का कैंसर होता है जो कि बॉडी के ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम को टारगेट करता है, जिसके कारण बॉडी में अबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स काफी बड़ी मात्रा में पैदा होने लगते हैं, जिससे कि बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। बॉडी में थकान लगना और बार बार इन्फेक्शन होना इस बीमारी के सिम्टम्स होते हैं। कैंसर के कई दूसरे टाइप्स की तरह इसका भी कोई ठोस इलाज नहीं है। इस कैंसर के होने के बाद अगले 5 साल तक जीवित रहने का रेट, जिसे सर्वाइवल रेट भी कहा जाता है, वो आज बढ़कर 66.7% हो गया है। लेकिन 1981 में ये रेट सिर्फ 40% से भी कम था। इस परिवार के लिए दुख की बात थी कि परिस्थितियां उनके विरुद्ध खड़ी हो गई और अपार्टमेंट 85 की इस लड़की को ये कैंसर डायग्नोस होने के कुछ ही महीनों बाद उसकी मौत हो गई। फिर पूरा एक साल भी नहीं बीता था कि परिवार के 16 साल के छोटे बेटे को भी यही कैंसर हुआ और उसकी भी अचानक मौत हो गई। परिवार को इस दुख से उबरने का समय भी नहीं मिला और उनकी माँ भी इसी कैंसर से रहस्यमय तरीके से अपनी जान गंवा बैठी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि ल्यूकेमिया के हेरिडिटरी होने के केसेस बहुत ही कम होते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि ये फैमिली के जेनेटिक्स की वजह से हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने इस परिवार के इन दुखद इवेंट्स के बारे में सुना, उन्हें ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अजीब और सिंपल लगा। परिवार के करीब रहने वाले लोग भी इससे बीमार हो गए थे। अब तक इस अपार्टमेंट में रहने वाले बाकी दूसरे लोगों ने अपार्टमेंट 85 को एक श्रापित अपार्टमेंट करार दे दिया था और ऐसा लगता है कि अंधविश्वास और गॉसिप्स को उतना सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि माँ की मौत के बाद परिवार के बाकी मेंबर सदमे में चले गए थे और उन्होंने उस अपार्टमेंट 85 को खाली कर दिया था और कई और रहने चले गए थे। सिटी काउंसिल को अब एक नए परिवार को इस अपार्टमेंट 85 में मूव करने की रिकमेंडेशंस दी गई थी। हालांकि अब ये नया परिवार अपार्टमेंट 85 में कब रहने आया, इसकी एग्जैक्ट डेट का पता नहीं चला। लेकिन जल्द ही ये तो स्पष्ट हो गया था कि उनका नसीब भी उस पहली फैमिली के जैसा ही होगा। साल 1987 में अपार्टमेंट 85 में रहने वाले इस नए परिवार का सबसे बड़ा बेटा बेहद बीमार हो गया और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। उनके इस बड़े बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान ही उनका छोटा बेटा भी हॉस्पिटल में गंभीर हालत में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था। आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, इन दोनों बच्चों को ल्यूकेमिया कैंसर ही हुआ था। अब इनके पिता के पास अपने दोनों बेटों की बीमारी के और अपार्टमेंट 85 में रहने वाली उस पहली फैमिली के मेंबर्स के मौत दोनों के पुख्ता सबूत थे। इसलिए उन्होंने इस बात की जांच करने के लिए दबाव डाला कि हकीकत में ये सब हो क्या रहा था। लेकिन जैसा कि ज्यादातर समय होता है, इस केस पर भी एक्शन लेने में बहुत समय लगा। फाइनली 2 साल बाद साल 1989 में रेडियोलॉजिस्ट घर के अंदर रेडिएशन लेवल्स और एयर सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए रेडिएशन गेज और रेडिएशन डिटेक्टर्स के साथ अपार्टमेंट 85 में पहुंचे। इससे पहले कि वो सामने के दरवाजे से एंटर करते, एक्सपर्ट्स ने रेडिएशन लेवल्स को नॉर्मल रेडिएशन लेवल से 10 गुना ज्यादा रिकॉर्ड किया। रेडिएशन लेवल इतना हाई था कि उन्हें इक्विपमेंट्स लेने के लिए सिविल डिफेंस के हेडक्वार्टर्स वापस जाने की जरूरत पड़ी, जिन इक्विपमेंट्स से बेहतर तरीके से पता चल सके कि वो कितने रेडिएशन लेवल का सामना कर रहे थे। और वो जितना अपार्टमेंट के अंदर जा रहे थे, उतनी ही रेडिएशन लेवल्स की रीडिंग बढ़ती ही जा रही थी। जब वो उस कमरे में एंटर हुए जहां पर कि बच्चे सोए थे, तो उन्हें कैंसर से अचानक हुई उन बच्चों की मौत के सोर्स का पता चल गया।
रेडिएशन के हाईएस्ट लेवल्स उस लड़के के बिस्तर के ठीक बगल की दीवार से आ रहे थे जिसकी हाल ही में मौत हो गई थी। जमीन से सिर्फ 1 मीटर ऊपर रेडिएशन डिटेक्टर पर रीडिंग 200 रोएंटगेन्स पर आवर पर दिखाई दे रही थी। रेडिएशन की लोकेशन मिलने के बावजूद अब भी कई सवाल थे, जैसे कि उस दीवार के अंदर असल में ऐसा क्या था जो कि इतनी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा था, और वो जो भी था लेकिन वो उस दीवार में कैसे पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि एक्सपर्ट्स इसका पता लगा सके, उन्हें दीवार के उस सेक्शन को बहुत सावधानी से और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हटाना पड़ा। वर्कर्स की सेफ्टी के लिए सबसे पहले लेड की प्लेट्स को दीवार के एक हिस्से में ठोक दिया गया, फिर दीवार को नाजुक ढंग से बिल्डिंग से हटा दिया गया और एक ट्रक पर कीव इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च में लाया गया। ट्रक के ड्राइवर को भी लेड की प्लेट्स और एक लेड लाइंड एप्रन से सुरक्षित रखा गया। निकोलाई सेवचेंको, जो कि इस केस पर काम कर रहे एक रेडियोलॉजिस्ट और फिजिशियन थे, उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के काम करने से पहले और बाद में हमने रेडियो एक्टिव पाउडर की मौजूदगी की पॉसिबिलिटी को बाहर करने के लिए स्वैब लिया था। बाद में उन्होंने कहा कि सब कुछ साफ था। अपार्टमेंट में गैमा बैकग्राउंड वैसे ही हो गया था जैसे कि बाहर नॉर्मल एटमॉस्फेयर में थी। इससे ये साबित हो गया कि रेडिएशन के सोर्स को दीवार से हटा दिया गया था और अपार्टमेंट 85 और पूरी बिल्डिंग अब फाइनली किसी भी रेडियो एक्टिविटी से मुक्त हो चुकी थी। कुल मिलाकर उन लोगों के अलावा 17 लोग और थे जिनकी पिछले सालों में रेडिएशन के कारण अपार्टमेंट 85 में मौत हो गई थी। तो बच्चों के बेडरूम की दीवार के अंदर ऐसा क्या था जो इतनी खतरनाक मात्रा में रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा था। इससे रिलेटेड कुछ थियरीज सामने आती है, जिसमें पहली थियरी ये है कि किसी तरह कोबाल्ट 60 का एक टुकड़ा, जो कि एक मैनमेड रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसे न्यूक्लियर रिएक्शंस में बनाया जाता है और जिससे कि हानिकारक गैमा रेज प्रोड्यूस होती है, वो टुकड़ा दीवार में घुस गया था। हालांकि कोबाल्ट 60 के 5.3 साल की हाफ लाइफ और बिल्डिंग के 9 साल पुराने होने के कारण रेडियो एक्टिविटी अब तक दुगनी हो चुकी होगी, जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा डिटेक्ट की गई रेडिएशन लेवल से नहीं मैच कर रही थी। एक और भी ज्यादा पॉसिबल कारण सीजियम 137 था। सीजियम 137 एक ऐसा रेडियो एक्टिव मेटल है जो कि एक्सरेज की तुलना में 4 गुना मजबूत गैमा और बीटा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। इसकी हाफ लाइफ 30 साल की है, जो कि रेडिएशन के उस लेवल से मिल रही थी जो एक्सपर्ट्स अपार्टमेंट 85 के अंदर से प्राप्त कर रहे थे। और ये पता चला कि कीव में न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने दीवार में ही तोड़ दिया था और दीवार तोड़ने पर उन्हें 8 mm × 4 mm की एक कैप्सूल अंदर कंक्रीट में से मिली, जिसमें रेडियो एक्टिव सीजियम 137 था, जिसमें कि एक बहुत ही अलग सीरियल नंबर खुदा हुआ था। ऐसा सीरियल नंबर जो कि 1970 के दशक के अंत में डोनेट्स रीजन में केरेत्स्की पत्थर खदान के समय में ले जाता है, जहां एक छोटी सी दुर्घटना ने उन लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया जो कि एक दशक के बाद अपार्टमेंट 85 में रहने आए थे। हम अक्सर देखते हैं कि खदान में काम करने वाले वर्कर्स आज भी डेंसोमीटर नाम के एक डिवाइस को यूज करके मटेरियल्स की डेंसिटी को मेजर करते हैं। एक रेडियो आइसोटोप लेवल गेज के साथ ऐसा होता है कि इसमें सीजियम 137 की एक बहुत ही छोटी शीशी होती है और इस खदान में इनमें से एक गेज की एक शीशी खो गई थी और इसे रिकवर करने के लिए एक सर्च भी की गई थी, लेकिन उस समय काम के बोझ के कारण ये सर्च जल्द ही खत्म हो गई थी और वो छोटी रेडियो एक्टिव शीशी पत्थरों के उस समंदर में कहीं खो गई थी और फिर उसे कभी भी नहीं देखा गया, क्योंकि अनजाने में वो उस कंक्रीट में मिक्स हो गई थी जिसका यूज उस मॉडर्न कॉम्प्लेक्स की 7th बिल्डिंग के अपार्टमेंट 85 के बेडरूम की दीवार बनाने में हुआ था, जिसने कि 2 बच्चों, 2 अडल्ट्स और 17 अन्य लोगों की जान ले ली थी। अंत में इस केस ने दूसरों के लिए एक उदाहरण सेट किया है कि ऐसे घातक मटेरियल्स को हैंडल करने के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इनफैक्ट जनवरी 2023 में इस सबक का टेस्ट किया गया था, जब मेजरिंग डिवाइस में इस्तेमाल की जाने वाली एक सिमिलर रेडियो एक्टिव शीशी ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट के पास 870 मील दूरी पर हाईवे पर खो गई थी। शीशी वाले इस डिवाइस को रिपेयरिंग के लिए न्यूमैन शहर से पर्थ ले जाया गया था, लेकिन जब इसे अपने डेस्टिनेशन पर खोला गया
तो इसकी प्रोटेक्टिव पैकेजिंग टूट गई थी और मटेरियल का एक खतरनाक टुकड़ा गायब था। एक्सपर्ट्स को ये डर था कि उस टुकड़े में व्हीकल्स के पहियों में फंसने की क्षमता थी और बदले में व्हीकल में बैठे लोगों को लंबे समय तक रेडिएशंस के हाई लेवल का सामना करना पड़ सकता था, बिल्कुल अपार्टमेंट 85 के लोगों की तरह। ये खोज किसी घास के ढेर में सुई तलाशने की कोशिश करने जैसी थी, लेकिन शुक्र है कि ये खोज सफल रही और स्पेशल रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट वाले एक व्हीकल द्वारा 1 हफ्ते के बाद उस घातक शीशी का पता लगा लिया गया था। ये इंसिडेंट ये दर्शाता है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल्स की सबसे छोटी मात्रा को भी संभालने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है, वरना ऐसा ना हो कि आप एक परमाणु गलती करना चाहते हैं जो कि परेशानी का सबब बन सकती है। आपकी राय में ऐसे खतरनाक मटेरियल से कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।